रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पायोनियर में आज एक आर्टिकल है, इसका नाम है एन अनलाइकली हीरो। वोलोदिमीर जेलेंस्की साहब ने यह कह दिया है कि वो बिल्कुल रशिया से नहीं डरेंगे और उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहा है कि वी आर स्ट्रांग, वी आर यूक्रेनियंस। हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि रशिया एक बहुत ही पावरफुल देश है। दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। एक लंबे समय से गैस और ऑयल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं रशिया ने। लेकिन फिर भी एक छोटा सा देश, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश है। यूक्रेन इतना कोई अमीर देश भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने माइटी रशिया के सामने ऐसी फाइट देना और ऐसे डटकर खड़े रहना अपने आप में एक हिम्मत की बात है। इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। मैं उस विषय पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ या फिर इस आर्टिकल को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक समय था जब बड़े बड़े देश जो हैं वो छोटे देशों पर दादागिरी किया करते थे, उनको परस्यूएड करते थे। परस्यूएड यानी कि वो जो चाहते हैं वो उनसे करवा लेते थे कि यहाँ पर आपको ये वोट देना पड़ेगा, इस चीज़ में आपको ये करना पड़ेगा। भारत और श्रीलंका की बात करें तो एक लंबे समय से श्रीलंका जो है वो भारत का एक छोटे भाई जैसा देश था। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बदलता गया और चाइना का इंटरेस्ट श्रीलंका में इंक्रीज होता गया तो फिर श्रीलंका, फिर अगेन ये नेपाल के साथ भी ये हो सकता है, या फिर आपको नेपाल का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, बांग्लादेश का एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरे जो भी अलग अलग छोटे देश हैं उनके एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि आप देखेंगे कि जब क्यूबा जैसे छोटे से देश को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की तो क्यूबा के लोगों ने और वहाँ की सरकार ने एक बहुत ही टफ फाइट दी थी यूएसए को। तो जनरली हमें लगता है कि ये जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इतनी बड़ी सेना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे देश जो हैं वो आपसे डर जाएंगे। राइट, इट इज़ द स्पिरिट दैट मैटर्स। राइट, ये जो स्पिरिट होता है, एक जज्बा जो होता है, वो डिसाइड करता है कि एक देश जो है वो कैसा देश है। तो नो डाउट यूक्रेन के लोगों ने काफ़ी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया है और अपने देश के प्रति उनका प्यार आप देखिए। और जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो हम किसी भी देश और किसी भी कल्चर से ले सकते हैं, इज़न्ट इट। तो हम यूक्रेन से यही एक देशभक्ति अगर हम देखें कि जब ख़राब समय आया, जब मुसीबत का वक्त आया, तो यूक्रेन के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो आज सरकार की मदद में या फिर देश की मदद के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो लेट्स से के वॉर में पार्ट नहीं ले सकते, कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं ले सकते, तो उन्होंने अपने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट भी किए हैं। राइट, वो सड़कों पर उतरे हैं। हमारे यहाँ पर जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, तो शिवरात्रि का एक उनका वीडियो आया था महाशिवरात्रि के दिन पर, और उन्होंने कहा था कि मैं भारत के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप शिव जी को प्रार्थना कीजिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। वैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी जगह पर चल रहा है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट से कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो हम सीख सकते हैं। क्या हम भी हमारे देश के लिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जस्ट वॉर की बात नहीं है, लेट्स से कोविड की बात करें, तो कोविड के टाइम पर पूरा देश जो है हमारा, जब लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया तो लगभग हमारा देश, आई एम श्योर सभी नहीं लेकिन लेट्स से रफली 95% लोग, देश के लोग जो हैं वो अपने घरों में रहे। तो दिस वाज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ कोर्स कोविड का फियर था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई है। तो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। राइट, हमने भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया है देश को। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एनीवे, वोलोदिमीर जेलेंस्की साहब ने यह भी कहा है कि कीव यानी कि उनकी सरकार जो है वो कंसेशंस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ रशिया जो है वो उनके ऊपर रॉकेट्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ वो ये एक्सपेक्ट करें कि हम उनके साथ बातचीत करें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। आप हथियार और अटैक्स जो है वो बंद कर दीजिए और हम बातचीत को स्टार्ट कर देते हैं।
रशिया से अब ये भी बात आ रही है कि रशिया के पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जिसका नाम है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। और अब ये न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये कितने सही है आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखिए पायोनियर में भी, इस एडिटोरियल में भी ये लिखा है कि रशिया जो है वो शायद इस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। ये इतना बड़ा बॉम्ब है, आप देखिए ये एक सुपर पावरफुल नॉन न्यूक्लियर थर्मोबैरिक बॉम्ब है। और ये बॉम्ब जो है इसकी कैपेसिटी इतनी है कि अगर इसको लॉन्च किया जाता है तो 44 टन टीएनटी जो नुकसान पहुंचा सकता है, उतना नुकसान जो है वो ये बॉम्ब पहुंचाता है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द ये इश्यू जो है वो ख़त्म हो जाए और रशिया और यूक्रेन के डेलीगेट्स जो हैं वो आज भी मिलने वाले हैं। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेट्स होप कि आज की मीटिंग में कुछ सॉल्यूशन जो है वो मिल जाए। मैं हूं प्रशांत मामानी। आज 3 मार्च 2022 है। वेलकम टू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। आज हमारे टेबल के ऊपर डीआरडीओ के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइन्स एंड रोल्स। ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो इश्यूज होते रहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों को देखेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये आपका जो पब्लिक हेल्थ वाला सेक्शन है आपके सिलेबस का, तो उसका एक पार्ट है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपको डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉरएवर। लेक्चर को प्लीज दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो फिर से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। एंड हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आए, एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू अबाउट दिस सीरीज इन द कमेंट सेक्शन। लाइन्स एंड रोल्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। नाउ डियर फ्रेंड्स, इसका एक बैकग्राउंड मैं पहले आपको दे दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, तो इस बुक में गवर्नर वाला जो चैप्टर है, मैं चाहता हूं कि वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। देखिए, मैं अगर चाहता तो वो सारे पॉइंट्स भी यहां पर ऐड करके वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर सकता था, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, और ये आप एक ऐसी एडवाइस आप कह सकते हैं या फिर प्रिपरेशन की टेक्निक आप इसको समझ लीजिए। हमारा दिमाग जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर कोई हमें एक थाली बनाकर दे और हमें खाना खिलाए, राइट, तो वो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। बेसिकली स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि सारी चीज़ें जो है वो आपको दी जाए तो वो मज़ा तो आता है, लेकिन वो हेल्थी आदत नहीं है। कुछ चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ें अगर टीचर्स या फिर एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन सारी चीज़ें टीचर्स और एजुकेटर्स ही प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लर्निंग जो चीज़ है ना, इसके साइंस को समझ लीजिए। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद करेंगे तभी आप उसमें इंप्रूवमेंट ले पाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, राइट। दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, मीन्स इसका नाम है हाउ टू रीड ग्रेट बुक्स। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, और फ्यूचर में पॉसिबल होगा तो मैं इस किताब का रिव्यू भी लेकर आऊँगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, होपफुली इन नियर फ्यूचर। लेकिन ऐसी कुछ किताबें पढ़ेंगे, कैसे हमारा दिमाग जो है वो नई चीज़ें सीखता है, ये सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ आप खुद करते हैं, राइट, तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद भी रहती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं है, वो एग्जाम्पल्स नहीं है, तो आई एम देयर फॉर दोज थिंग्स। लेकिन जो चीज़ें आप इजीली पढ़ सकते हैं, मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें आप खुद पढ़ें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एम लक्ष्मीकांत का जो गवर्नर वाला चैप्टर है उसको आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड इट विल टेक व्हाट 15 to 20 मिनट्स ओनली। ऐसा मत कहिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर वाली जो बात है, ये हर साल 2 से 3 बार आपको इसके साथ जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं।
और प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके सॉल्यूशंस भी फिक्स हैं, और इसके इसके प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो नियरली रिपीट ही हैं, अलग अलग लैंग्वेज इन द सेंस के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन मोर लाइकली चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। अब ये फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशन जो हो रहे हैं वो पॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए तो अलग अलग पार्टीज के लिए अच्छा होगा, लेकिन राज्य के लिए और नागरिकों के लिए जब ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में इश्यू चलता रहता है तो वो हमारे लिए और देश के लिए ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसके कुछ रीजंस हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। गवर्नर जो होते हैं, जनरली स्पीकिंग गवर्नर्स जो होते हैं हमारे अलग अलग राज्यों के, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो बेसिकली आप समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वही करते हैं। अब एक व्यक्ति जिसने बीजेपी के लिए बहुत काम किया, राइट, पूरी जिंदगी जो है वो बीजेपी पार्टी को डेवलप करने में उस व्यक्ति ने कंट्रीब्यूशन दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, उनकी लोक चाहना है और वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इलेक्शंस वो नहीं जीत पाते क्योंकि लोक चाहना नहीं है। लेकिन पार्टी को ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत होती है। दिस पीपल आर लाइक पार्टी बिल्डर्स। तो अब ऐसे कुछ लोगों को आप इलेक्शन में तो नहीं आगे कर सकते क्योंकि वो इलेक्शंस हार जाएंगे। तो फिर पार्टी क्या करती है, पार्टी जो है ना उनको एज ए थैंक यू कहने के जेस्चर के तौर पर उनको अलग अलग जगहों पर गवर्नर के तौर पर अपॉइंट कर देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही ये कर रही है, अभी तक का जो भारत का इतिहास है उसमें आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर गवर्नर्स जो है उनकी अपॉइंटमेंट ऐसे ही होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंट की तरह है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आंख और कान की तरह है कि वो क्या चीजें चल रही है उसको देखेंगे, क्या चीजें हो रही है, बातचीत हो रही है उसको सुनेंगे, और प्रेसिडेंट को सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो एक प्रकार से हमारा देश जो है वो अच्छी तरीके से ऑपरेट होता रहे, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ये जो सिस्टम है एजेंट्स ऑफ द सेंटर, तो ये एक अच्छी चीज है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो यहां से स्टार्ट होता है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जब होती है तब। अब इसी चीज को लेकर 1974 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा था कि द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर शैल exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers, save in a few well-known exceptional situations. Situations are illustratively listed. सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में यह कहा था कि जो प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स होते हैं उनको जो भी वो चीजें करते हैं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वो एक्सरसाइज करते हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जो एडवाइस देते हैं उस हिसाब से ही उनको चलना है। सेम थिंग गोज विद द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है उसी हिसाब से उनको चलना है। कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं और ये सारे एग्जेम्पशंस भी लिस्टेड हैं कि इन एरियाज में आपको खुद की अपनी जो एक बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना है, वरना आपको जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे या फिर जो चीफ मिनिस्टर कहेंगे गवर्नर के केस में, तो वो चीज आपको फॉलो करनी है। कॉन्फ्लिक्ट का जो वन ऑफ द मेन रीजन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि बिल की बात करें, कोई एक बिल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया गया, फिर उसके ऊपर दस्तखत होती है प्राइम गवर्नर की, उसके बाद ही वो बिल जो है वो लॉ बनता है, राइट। ये पूरी प्रोसेस है। तो अब जब बिल जो है वो गवर्नर की ऑफिस में भेजा जाता है तो कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया कि इतने दिनों के अंदर या फिर इतने महीनों के अंदर गवर्नर साहब जो हैं वो अपना डिसीजन लेकर दे देंगे। या तो वो यस दे देंगे, अपनी दस्तखत कर देंगे, दैट मीन्स ही इज ओके विथ इट, ही और शी इज ओके विथ इट, या तो फिर वो मना करके वापस भेज देंगे कि ये बिल अपने पास फिर से इसमें ये चेंजेस करके देखिए आप, या फिर वो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने के लिए रख सकते हैं उस बिल को, या फिर कुछ ना करे उसके ऊपर। तो ये चार जो ऑप्शंस हैं, तो इसका कोई टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया गया है। तो अब वक्त आ चुका है कि ये टाइम फ्रेम जो है वो हम सेट कर लें। आर्टिकल 163 contains an unusual power to choose what is in their discretion and what is not, with the courts being barred from inquiring into whether any advice, and if so, what advice was given. Basically आर्टिकल 163 जो है वो एक प्रकार का ग्रे एरिया क्रिएट करता है कि डिस्क्रिशन जो है
डिस्क्रिशन जो है मीन्स डिस्क्रिशन यानी कि आप अपनी खुद की विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है और इसका एक लिस्ट जो है वो तैयार हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसको थोड़ा हमें प्रिसाइसली डिफाइन करने की ज़रूरत है। एक सरकारी या कमीशन है, बार बार ये सरकारी या कमीशन जो है वो आपको पढ़ने को मिलता है। तो सरकारी या कमीशन किसके ऊपर था? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है इसके साथ जुड़ा हुआ एक कमीशन था और इस कमीशन ने भी इस चीज़ को लेकर किसी भी प्रकार के रिकमेंडेशंस जो थे इनके, इसमें किसी भी बदलाव के बारे में इसमें हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। गवर्नर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नो डाउट। ये मेक श्योर करते हैं कि जो सरकार हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ गलत किया जाता है तो एक डिफेंडर के तौर पर वो इसकी रक्षा भी करते हैं। तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो सरकार को वार्निंग भी देते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जो है वो बेसिकली एक सुलझे हुए व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है एज पर द बुक, राइट। जो बुक के हिसाब से जाए तो उस पर रियलिटी जो है वो मैंने आपको बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को ही वहाँ पर बिठाया जाता है। तो एक ऐसा राज्य, लेट्स से कि महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर एक्स गवर्नमेंट की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में वाई की सरकार है। तो फिर एक्स और वाई अगर कॉम्पिटिटर हैं तो फिर ये जो वाई किसी गवर्नर को अपॉइंट करेंगे तो वो गवर्नर क्या करेंगे, मेक श्योर करने की ये भी कोशिश करते रहेंगे कि वो फ्यूचर में जो है वो एक्स गवर्नमेंट, उनकी जो पार्टी है वाई गवर्नमेंट जो है, वाई पार्टी की जो सरकार है वो फ्यूचर में आए। तो ऐसी कोशिश जो है वो होती रहती है और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो ऑब्जर्व की है, उसी से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एट अ टाइम व्हेन रीजनल पार्टी फोर्सेस आर एक्टिवली सीकिंग टू हर्ड बाय द सेंटर। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वेस्ट बंगाल हैं, महाराष्ट्र हैं, इसके अलावा दूसरे राज्य हैं, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये सारे जो अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर्स और ये पार्टीज जो हैं वो अब चाहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनकी और अच्छी तरीके से सुने। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनसे बहुत सारी आशा थी, क्योंकि वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के एक लंबे समय से और उन्होंने बार बार ये बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उनकी तरफ बायस्ड है, क्योंकि सेंटर में उस टाइम पर यूपीए की सरकार थी और बीजेपी के हैं पीएम मोदी, तो वो कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है एक्सेट्रा। लेकिन आज जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनकी सरकार जो है वो कुछ राज्यों के साथ वही चीज़ें कर रही जो पहले कांग्रेस कर रही थी। तो ये टाइम फ्रेम हमें फिक्स करना है, राइट। किन किन जगहों पर डिस्क्रिशन यूज़ किया जा सकता है, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा हमें विस्तार से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक एम पंछी कमीशन था। तो इस एम पंछी कमीशन ने ये कहा था कि जो गवर्नर हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बनाया जाता है, तो इस बर्डन से भी उनको हटाया जाए। उनका मेन फोकस जो है वो सिर्फ गवर्नेंस होना चाहिए, राइट। एक राज्य का गवर्नेंस जो है उसके लिए वो काम करें। फिर यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर और ये सारी चीज़ें जब आती हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमें पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डीआरडीओ एंड डिफेंस इंपोर्ट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये काम करती हैं। और अभी जो रशिया और यूक्रेन का इश्यू चल रहा है तो भारत ने वोटिंग नहीं किया है, तो ये एक नई चीज़ अब डिबेट में आ चुकी है। बातचीत हो रही है कि हम किसी एक देश पर इतना ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स को लेकर इतना ज़्यादा मीन्स इतने ज़्यादा निर्भर क्यों हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो फिर फाइनली किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो फिर डीआरडीओ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि क्योंकि डीआरडीओ कैपेबल नहीं है तो इसलिए इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर हम डीआरडीओ की प्रोडक्टिविटी को देखें तो लगता है कि ऐसा नहीं है। हमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव करने की ज़रूरत है अगर हम डीआरडीओ से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो डीआरडीओ जो है ये डिमांड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करेंगे डीआरडीओ से तो फिर वो चीज़ बनाने के लिए डीआरडीओ जो है वो लग जाएगा। जैसे उरी फिल्म देखी आपने, तो उरी फिल्म में हम देखते हैं कि सरकार जो है यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो डीआरडीओ के पास जाते हैं और जो फिल्म में दिखाया है वो सारी की सारी चीज़ें मीन्स
वो सही है गलत है दैट्स नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के पॉइंट पर बता रहा हूँ कि सरकार जो है, एनएसए जो है, वो जाते हैं डीआरडीओ के पास और कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर उस हिसाब से डीआरडीओ जो है वो चीज़ बनाकर, वो जो क्या नाम था, गरुड़ आई थिंक, तो वो गरुड़ बनाकर देते हैं, एक प्रकार का ड्रोन बनाकर देते हैं। जस्ट वन एग्जांपल है। ऐसे ही अगर इंडियन आर्मी जाएगी डीआरडीओ के पास और कहेगी कि हमें कुछ टैंक्स चाहिए, तो फिर डीआरडीओ जो है वो टैंक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे डिमांड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। अब अर्जुन मेन बैटल टैंक जो हैं, तो इंडियन आर्मी ने कुछ रिक्वायरमेंट भेजी कि हमें इस प्रकार की टैंक चाहिए, इसका ऐसा प्रोटेक्शन और मोबिलिटी और फायर पावर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो डीआरडीओ ने अर्जुन मेन बैटल टैंक बनाकर दी। और ये जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है, इसको एक वर्ल्ड क्लास टैंक कहते हैं, इट्स वेरी गुड टैंक। फिर रशिया की जो T-90 टैंक है, इसके साथ जब एक एक्सरसाइज की गई, आई थिंक इट वाज इन 2010, तो ये 2010 में जब एक्सरसाइज की गई तो पता चला कि रशिया की जो टैंक है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। डेजर्ट एरिया में काफ़ी अच्छी तरीके से ये चल सकती हैं, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, मेन गन का पावर जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल अगर T-90 के साथ कंपेयर किया जाए तो परफॉर्मेंस अर्जुन का काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसका वेट जो है ये 63 टन का था, और इसकी वजह से फिर आर्मी ने ये कहा कि इसको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, एक तरफ आर्मी ने ये कहा था कि हमें इस प्रकार की वर्ल्ड क्लास टैंक चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जो है, यूएस एक्सेट्रा के पास उस हिसाब से टैंक चाहिए, तो वो टैंक बना के दी। और फिर उसका कंपैरिजन हुआ T-90 के साथ, और पता चला कि T-90 का वेट जो है वो कम है कंपेयर टू अर्जुन टैंक। तो अब डीआरडीओ ने तो अपना काम कर दिया, डीआरडीओ ने तो आपने जो स्पेसिफिकेशन दी थी उस हिसाब से टैंक बना दी। फिर आप एक बार प्रोडक्ट तैयार हो जाए उसके बाद आप किसी और चीज़ों के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करते तो इट विल नॉट वर्क। तो दिस इज हाउ डीआरडीओ वर्क्स। दूसरी चीज़, डीआरडीओ को अक्सर डारपा यानी कि डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी जो यूएसए की है, तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है। डारपा जो है उसका बजट बहुत बड़ा है कंपेयर टू डीआरडीओ, और डारपा जो है वो इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये यूएसए की फोर्सेस को क्या चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन डारपा जो है वो अपने आप चीज़ें जो है वो बनाता है, कि टैंक बना ली। अब यूएसए की आर्मी को चाहिए नहीं चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करते जाते हैं, तो उनका काम करने की स्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट है। डारपा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल हुए हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अगर जो प्रोजेक्ट फेल हुए हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए जो भी नुकसान हुआ फाइनेंशियल, तो उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, कि उनको क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट ईयर जो है डारपा फिर से नई चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो सरकार के पैसे हैं, यानी कि लोगों के पैसे यहाँ पर लगाए जाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिर एक तरह से काम करती है कि भाई हम कसूर में नहीं आना चाहते, जब मैं इंचार्ज रहूँगा तो आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट नुकसान ना हो। और ये नुकसान ना होने के चक्कर में ये होता है कि प्रोजेक्ट ही नहीं चलते। तो रिस्क एवर्स, ब्यूरोक्रेसी और रिजिड फाइनेंशियल रूल्स की वजह से डारपा को हम डीआरडीओ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डीआरडीओ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा डीआरडीओ कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देता है तो फिर प्रोडक्शन आप उसका अच्छा नहीं, डीआरडीओ प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं है। वो नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके बनाकर टेस्ट करके आपको दे देगी, आपको सारा फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि देखिए ये चीज़ें हैं इसमें, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, यू कैन यूज़ इट। फिर उसका जो प्रोडक्शन करना है वो तो फिर सरकार करे या फिर कोई प्राइवेट कंपनी करे, उसके ऊपर है। इंसास के साथ ऐसा हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, तो मुझे ऐसा ही था कि AK-47 इज़ बेटर देन इंसास, क्योंकि AK-47 जो है वो काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। इंसास जो है वो हमारे आर्मी के लोग यूज़ करते हैं, बट मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि इंसास इज़ फार बेटर देन AK-47। अब इंसास में इश्यूज जो हो रहे हैं, जो भी हुए हैं, तो प्रोडक्शन की वजह से हुए हैं। डीआरडीओ ने जब बनाया तो इसमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, तो इसमें फिर हम डीआरडीओ के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। इसी के साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है अचीव करने में, जैसे कि जेट इंजन्स। अब जेट इंजन्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत दशकों से हो रहा है। आई थिंक 80s के समय से, 80s या फिर 70s के समय से इनका इस्तेमाल जो है, जेट इंजन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब उनका इंजन बनाना जो है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। डीआरडीओ ने कावेरी एरो इंजन जो है उसकी शुरुआत की, और आज भी दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास एरो
इंजन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। चाइना ने भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन वो भी इसमें इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अब कावेरी का जो इंजन प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट फेलियर नहीं है। इस इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है और इसको हम एक नींव के पत्थर के तौर पर देख सकते हैं कि चलो ये चीज़ तो हमने अचीव कर ली, ड्राई थ्रस्ट पार्ट। अब हम इस इंजन को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, ट्रायल एंड एरर करके हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट फेलियर नहीं है। फिर क्या होता है कि जब ऐसे कोई हर्डल्स आते हैं तो फिर ये प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाता है, शेल्फ किया जाता है। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिसर्च और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यूसली आपको फेलियर को तो साथ में लेकर चलना ही है। फेलियर ही इनफैक्ट वो स्टेज है। वो एटीट्यूड अगर चेंज होगा तो दिखाई देगा कि फेलियर जो है इट्स नॉट ए फेलियर, फेलियर इन द सेंस कि आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम भी लॉन्च की है सरकार ने और इसमें क्या होता है कि डीआरडीओ इसको ऑपरेट करती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें ऐड होता है, उनका प्रोजेक्ट अगर अच्छा होता है तो फिर डीआरडीओ जो है वो उनको 10 करोड़ रुपए तक की ग्रांट प्रोवाइड करती है ताकि प्राइवेट कंपनी जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। इसी के साथ एक विडेक्स प्रोग्राम है जिसमें 500 करोड़ रुपीस रखे गए हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये विडेक्स प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट किया जाता है। तो अब इस इकोसिस्टम को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ऐड हो जाए। डीआरडीओ कई सारी एमएसएमईज के साथ भी काम करता है, तो फंडिंग को थोड़ा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। 10 करोड़ एंड 500 करोड़ जो हैं अलग अलग प्रोग्राम के, दिस इज़ नॉट इनफ, वी नीड मोर। एंड अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है इन डिफेंस, राइट, तो और ग्लोबल पावर बनना है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, तो डीआरडीओ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। इनके ऊपर ब्लेम डालने से अच्छा है कि हम ये जो आज चीज़ें हमने डिस्कस की इसके ऊपर कुछ स्टेप्स उठाए जाए। तो डीआरडीओ जो है वो बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशंस को पैदा कर सकता है। लीडर जो होते हैं ना, वैसा नहीं है कि खुद उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, दैट्स नॉट इनफ। लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई क्वालिटी है तो वो ये है कि वो और कितने लीडर्स को पैदा कर रहे हैं। दैट इज द बेंचमार्क। यही बेंचमार्क होना चाहिए कि एक लीडर कितने और ज्यादा लीडर्स को पैदा करता है। वैसे ही वी हैव टू मेक श्योर एज ए गवर्नमेंट के डीआरडीओ जो है वो और डीआरडीओ जैसे और डीआरडीओ से भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हम पैदा करें, तब जाकर हम डिफेंस में एक ग्लोबल लीडर बन पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। ट्रिब्यून का यह आर्टिकल है। हिमाचल प्रदेश में जॉबलेस यूथ का आंकड़ा है 8,82,269। ये थोड़ा कम आंकड़ा है, जितना होना चाहिए उससे कम, मीन्स इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी को मैच नहीं करता है क्योंकि ये उन्हीं लोगों का आंकड़ा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। बहुत सारे ऐसे भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ओपोजिशन पार्टी ये कहती है कि ये आंकड़ा जो है वो 14 लाख के आसपास है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE जो है वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 11.7% जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कश्मीर में 13.2%, पंजाब में 9%, हरियाणा में 31% अनएम्प्लॉयमेंट है। और फरवरी का जो हमारा नेशनल एवरेज है दैट इज़ 8.1%, विच इज़ वेरी हाई। और ऐसे समय पर कुछ राज्य जैसे कि हरियाणा सरकार ने एक 75% रिजर्वेशन वाली स्कीम भी निकाली थी। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ये क्यूरियसली फॉरएवर पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैंने ये स्कीम को एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या खामियां हैं इसमें और क्या क्या इश्यूज इसकी वजह से हो सकते हैं। तो जॉब्स जनरेट करने के लिए आप फेंस क्रिएट करेंगे, दैट विल नॉट हेल्प एट ऑल। आपको और ज़्यादा ओपन होना पड़ेगा ताकि टैलेंट और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके राज्य में आए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इन 2017-18 का जो रिपोर्ट है, जो सर्वे कंडक्ट किया, वो ये कहता है कि कोविड से पहले हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, 6.1%। ये 72-73 का जो आंकड़ा है उससे भी उसके बाद इतना बड़ा आंकड़ा 6.1% जो है वो हमें कोविड से पहले के समय में देखने को मिला। समवेयर अराउंड 2019-20 की बात है ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा थी, कोविड की वजह से और ज़्यादा हुई है, राइट। और ये तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ना बने। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनेंगे, नई कंपनीज इन्वेस्ट करेगी, तभी नई जॉब्स जनरेट होगी। जॉब्स जनरेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योर जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप सिर्फ सामान पैदा किए जा रहे हैं लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट हिट नहीं होगा। इन द सेम वे जॉब जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स जॉब
सीकर्स जो हैं, हम एजुकेशन प्रोवाइड करके, स्किल प्रोवाइड करके लोगों को जॉब फ्रेंडली अगर बनाए हमारे यंगस्टर्स को, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन इसी के साथ साथ जॉब गिवर्स भी बनाने पड़ेंगे ना, एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ों से हम ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर खुलेगी, तब ये चीज़ होगी। अब सरकार, देखिए सरकार एक तरफ जो है वो कहती है कि चाइना के साथ हमारे इश्यू हैं, और मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सरकार के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट देते रहते हैं कि चाइना का ये हम कर देंगे, बंद कर देंगे, उनसे खरीदेंगे नहीं सामान, ऐप बंद कर दी, ये सारी चीज़ें की। लेकिन ग्रास रूट रियलिटी जो है वो अलग है। हमारा डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2020 में हम कितना सामान खरीदते थे चाइना से, $66.7 बिलियन का। इसमें 46.1% इंक्रीज देखने को मिला है 2021 में। $97.5 बिलियन की आइटम हमने चाइना से मंगवाई है। ट्रेड डेफिसिट जो 2020 में था वो था 45.9, यानी कि चाइना से जो हम चीज़ें खरीदते थे और उनको जो बेचते थे, तो जो डिफरेंस था वो 45.9 बिलियन का था। 20 अब रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया 69.4 बिलियन, और 2019 में ये 56.8 बिलियन था। तो आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि जॉब्स मीन्स कैसे होगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम चाइना जैसे देश से मंगवा रहे हैं, और ऊपर से हमारा जो ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का वो सिंगल डिजिट में हो रहा है। अभी फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने बात की थी कि दिसंबर क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो कम रहा, और कहते हैं कि फोर्थ क्वार्टर का ग्रोथ भी कम रहेगा। तो ओवरऑल जो पूरे साल का ग्रोथ है उसका आंकड़ा भी नीचा आएगा। तो फिर ऐसे जब आंकड़े जो हैं, मीन्स ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी का, जीडीपी का, तो फिर जॉब्स जो है वो नई जॉब्स कैसे जनरेट होगी, इजंट इट। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। अब कोविड के टाइम पर हमने देखा बहुत सारे लोगों को ऐसी जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दी गई हैं, और एंटी माइक्रोबियल्स का जो है वो इम्प्रॉपर यूज़ हुआ है अननेसेसरली। बहुत सारे लोगों को ऐसी दवाई भी दी गई है, और हाई लेवल है ड्रग रेजिस्टेंस का दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि इसके साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। 2014 में जीमो नील नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने अपना एक रिपोर्ट तैयार करके पेश किया, और इसने बताया कि 2050 तक 10 मिलियन लोगों की हर साल, यानी कि 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हर साल AMR की वजह से होगी। और उनके ये रिपोर्ट के बाद ही एक ग्लोबल एक्शन प्लान जो है 2015 में लॉन्च किया गया, और यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन भी आया AMR के ऊपर 2016 में। अब हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बताया, डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा, इसके साथ जुड़ा हुआ डेटा जो है वो प्रॉपर अवेलेबल, हमारे देश नहीं दूसरे देशों में भी ऐसी चीज़ है। तो जब तक हमारे पास राइट डेटा नहीं होगा तब तक हम कैसे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रास रूट लेवल से लेकर जो प्राइमरी मेडिकल सेक्टर में जो प्राइमरी लेवल है, छोटी छोटी क्लिनिक्स और छोटी छोटी जो कहते हैं क्लिनिक्स एंड डिस्पेंसरीज जो हैं, तो वहाँ से लेकर जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, तो ये पूरी चेन जो है उसमें AMR को लेकर डेटा हम कलेक्ट करें, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि ये कितना प्रेवलेंट है हमारे देश में। वैसे हैं, लेकिन और ज़्यादा अगर अच्छा डेटा आएगा तो और अच्छा डिसीजन हम ले पाएंगे। एज वी नो 2019 में आप देखिए 4.95 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ दिस AMR। 4.95 यानी कि आप लगभग पकड़ लीजिए 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख लोगों के। 2050 तक ये डबल हो जाएगा। और साउथ एशिया में लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। AMR डायरेक्टली कॉज्ड एटलीस्ट 1.27 मिलियन ऑफ दोज डेथ्स। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। और सबसे बड़ा जो किलर है दैट इज E. coli, एक पैथोजन है जिसका नाम है E. coli, सबसे ज़्यादा इसी की वजह से मृत्यु हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2015 से ये एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है और कहता है कि इंडिया रिपोर्ट्स ए हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑल दिस पैथोजेंस, स्पेशली E. coli एंड K. pneumoniae। ये दो जो है ये सबसे बड़े किलर हैं, और इन दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। तो E. coli है, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। तो एक तो E. coli है, एक है K. pneumoniae, नंबर 2, नंबर 3 पर आप कर सकते हैं S. aureus,
नंबर 4 है ए बोमानी, ये बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका राइट प्रोनाउंसिएशन आपको दूँ। और नंबर 5 पर हैं एस निमोनियाई, एंड नंबर 6 हैं, 6th इज एम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये नाम जो है वो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिकल बैकग्राउंड है आपका तो इजी रहेगा, लेकिन नहीं है तो इसको बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर प्रश्न पूछा जाए कि नीचे दिए गए कुछ पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि कौन से ऐसे हैं जो AMR के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको कोरोना वायरस भी वो डाल देंगे, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है, तो कोरोना और दूसरी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और फिर कुछ ऐसे डिफिकल्ट नाम आ जाएंगे। तो रिमेंबर ई कोली, और बाकी के भारत के लिए सबसे रेलेवेंट जो हैं दो, वो एक ई कोली एंड के निमोनिया, ये राइट 1 और 2, ये दोनों आपको याद रखने ही रखने हैं। WHO का भी एक आता है, WHO ग्लास पोर्टल है, जिसमें ग्राम रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो ओवरऑल आई वुड से कि इसका क्रक्स जो है वो यही है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा हम स्प्रेड करें और एजुकेट करें लोगों को। ओवर द काउंटर मेडिसिन की जो एक आदत है वो कम हो, और हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन कंट्रोल और इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। डायग्नोस्टिक के लिए लेबोरेटरीज और ये सारी फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल की जाए, मीन्स प्रोवाइड की जाए, तभी हम AMR को कंट्रोल कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम, PM मोदी साहब ने कल रात एक यूक्रेन को लेकर एक इम्पोर्टेंट हाई लेवल मीटिंग की, और PM मोदी साहब ने यह भी बताया कि सरकार जो है वो पूरी कोशिश करी है ताकि हम हमारे इंडियंस को वापस जल्द से जल्द ले आ सकें। इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन में ये कहा कि खार्किव जो उनका शहर है, तो उनको जल्द से जल्द हमारे इंडियन नेशनल्स जो हैं वो इस शहर को छोड़ दें, और 17,000 इंडियन नेशनल्स जो हैं वो यूक्रेन की बॉर्डर से मीन्स यूक्रेन की बॉर्डर जो है वो छोड़ रहे हैं। तो ये MEA का रिपोर्ट आया है। इंडिया ने बहुत सारे लोगों को वहाँ से मोल्दोवा, जो कल हमने देखा था, तो वहाँ से इवैक्यूएट किया है, और 6 फ्लाइट में 1200 जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस आए हैं फ्रॉम रोमानिया। NDRF जो है वो रिलीफ मटेरियल यूक्रेन में भेजने वाला है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 178 करोड़ पहुंच गया है। और यूपी में आज 6th फेज़ का इलेक्शन होगा, और 7th और फाइनल फेज़ का जो कैंपेनिंग है वो भी जोर शोर से चल रहा है। मणिपुर में 2nd फेज़ जो है वो सैटरडे को होगा, और यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी रशियन बैंक्स को स्विफ्ट में से बैन कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान के लिए अनाउंस किया है। रशिया और यूक्रेन के जो डेलीगेशन है वो आज फिर से मिलने वाले हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि ये यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज हैं उनका आंकड़ा जल्दी 10 लाख तक पहुंच जाएगा। कल जब मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है पेप्सिको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर प्रोवाइड किया है। और आपके लिए एक प्रश्न है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फर्स्ट राउंड ऑफ बातचीत हुई जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो किस देश में हुई थी? पोलैंड, यूक्रेन, रशिया या फिर बेलारूस? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड डू चेक आउट माय पॉडकास्ट. Don't forget to subscribe, share, like and comment. I'll see you soon with financial news analysis. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.